ongoing thing. Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहेव कर सकता है और वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसी को हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या चीज है डी ब्रोगली कंसेप्ट, जैसा अभी हमने बताया कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है कोई भी पार्टिकल, और ये वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो डी ब्रोगली ने बताया, ये फ्रेंच के साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे फ्रेंच, और 1924 में इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट या डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो इन्होंने बताया कि कोई भी दुनिया के अंदर पार्टिकल हो, कोई भी मेटल पार्टिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे एटम हो, चाहे कुछ भी मॉलिक्यूल हो, चाहे पीस ऑफ चॉक, मतलब कुछ भी, यहाँ पे तो बहुत कम लिमिटेड एग्जांपल दे रखे हैं, कुछ भी हो यहाँ पे दुनिया में, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी दो नेचर होती है। दो नेचर कौन कौन सी? पार्टिकल और वेव की नेचर। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस इन दोनों की तरह बिहेव करता है तो उसकी जो वेवलेंथ है ना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ, ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इन केस ऑफ फोटोन, अगर फोटोन है तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला देंगे E इक्वल टू एच न्यू। उसकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस की वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला क्या देंगे? E इक्वल टू एच न्यू। एक तो इन्होंने ये बताया था, और E इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला कहाँ से आया था? अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक की क्वांटम थ्योरी से ये फॉर्मूला आया E इक्वल टू एच न्यू। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेव की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है? इफ एनी ऑब्जेक्ट बिहेव लाइक ए वेव, then the energy of the photon or energy of the photon will be given by the formula E equal to h nu। E equal to h nu, इसको न्यू बोलते हैं। इसको, ये जो साइन है ना, ये v नहीं है, ये इसको हम बोलते हैं म्यू, न्यू, ठीक है। अब है, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी, हम यहाँ पे फोटोन की बात करें, अगर फोटोन किसकी तरह बिहेव करे? अगर फोटोन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है? पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो उसकी जो एनर्जी है, या उसकी जो एनर्जी है वो किस टाइप से दी जाएगी? उसकी एनर्जी को हम लिखेंगे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर कौन सा इक्वेशन है? ये आइंस्टीन इक्वेशन है, जिससे हम किसी भी फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो हमारे पास में दो फॉर्मूला आ गए, इसके एनर्जी के हमारे पास में दो फॉर्मूले आ गए। कौन कौन से दो फॉर्मूले आ गए? ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। तो देखो, दो फॉर्मूले मिल गया हमें। एक तो मिल गया हमें E इक्वल टू एच न्यू, ये मिल गया हमें प्लांक कांस्टेंट से। नेक्स्ट, प्लांक की जो थ्योरी थी, उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल फोटोन की तरह बिहेव करता है तो उसकी एनर्जी को हम इस टाइप से लिख सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू से। दूसरा बताया था अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो उसकी एनर्जी हम देंगे फॉर्मूला E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। ये फॉर्मूला बन गया सेकंड नंबर फॉर्मूला। ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास में, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे E इक्वल टू एच न्यू है और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको? हाँ यार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कैसे भी लिख दो, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे, एक बात आप
यहाँ पे एक बात या गौर करने वाली है कि E इक्वल टू एम एच न्यू लिखा हमने, इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखा, ये दोनों E की वैल्यू है। अब यहाँ पे जो म्यू होता है ना, म्यू होता है यहाँ पे C बाई लेमडा। म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू इक्वल टू C बाई लेमडा। यहाँ पे C क्या है, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, C is the velocity of light and ये लेमडा क्या है, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट और द पार्टिकल। अगर हम पार्टिकल लेंगे तो पार्टिकल की वेवलेंथ हो जाएगी, और यहाँ पे अगर हम लाइट ले रहे हैं तो लाइट की वेवलेंथ यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये म्यू है ना, म्यू का वैल्यू मैं यहाँ लग देता हूँ, ये म्यू है ना, इसकी वैल्यू मैं ये लिखता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, एच। अब म्यू की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, तो म्यू की वैल्यू थी मेरे पास में C बाई लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आया। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ये एक C और ये एक C कैंसिल हो गया। अब मेरे पास में लेफ्ट और राइट में क्या बचा है, अब मेरे बचा है एच लेमडा इक्वल टू एम सी, ये बच गया मेरे पास में, ये बच गया ना मेरे पास में। अब देखो इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लेमडा को इस डायरेक्ट यहाँ लेके आ जाता हूँ, लेमडा को मैं यहाँ लाता हूँ, तो ये जो एम सी है ना वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। अगर मैं लेमडा को क्या करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तो इसी को मैं देखो वापस लिख देता हूँ, इसी को मैं वापस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो देखो ये है एच। अब अगर मैं देखो लेमडा यहाँ रखता हूँ तो क्या लिखूंगा, एच अपॉन एम सी, ऐसा आ जाएगा। देखो ये लेमडा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ। अगर मुझे वेवलेंथ फाइंड करनी है तो ये एम सी नीचे आ जाएगा ना, ये देखो ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो सी है ना, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, एक ही हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, लेमडा इक्वल टू एच सी। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे सी इक्वल टू क्या है, सी यहाँ पे है वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको v से भी लिख सकते हैं ना, तो c की जगह हम v लगा दें, c की जगह हम क्या लिख दें, v लिख दें, तो हमारे पास में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। चेंजेस क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन, क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो लेमडा अपॉन लेम एच अपॉन एम सी लिखा था ना, ये सी को हमने डिस्प्लेस किया किससे, v से, ठीक है। तो जब हम सी को v से डिस्प्लेस कर देंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। और आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर ये इक्वेशन पढ़ी होगी मोमेंटम की, मोमेंटम p इक्वल टू एम इंटू वी होता है, ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो। मोमेंटम को हम p से लिखते हैं और p इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मोमेंटम मिलता है। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूं, p रख देता हूँ। तो इसकी जगह मैं p रखूंगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। ये हमारे पास में एक अलग से फॉर्मूला मिल गया। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर लेमडा बढ़ता है ना, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम बढ़ती है तो उसका लेमडा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होता है तो उसका लेमडा क्या होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। आप सभी लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, यस सर कंसेप्ट इज क्लियर। कंसेप्ट समझ में आ गया है तो जल्दी से लिख दीजिए, यस सर कंसेप्ट इज क्लियर। और अगर समझ में नहीं आया तो वो भी बता दीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसको, इसके बारे में। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, देखो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास में, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये आया था। और एम बी को हमने किससे लिखा था, पी से लिखा था। पी क्या होता है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो इस एक इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, सॉरी लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी।
एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर लेमडा बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ती है तो मोमेंटम कम होता है, और अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। वेवलेंथ का मीनिंग आप लोगों को पता है क्या? किस किस को वेवलेंथ का मीनिंग पता है? किस किस को वेवलेंथ की डेफिनेशन आती है वो मुझे लिख के बताओ चैट बॉक्स में। तो वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये 9th क्लास में ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा डायग्राम भी सीखा होगा बनाना। इस टाइप का डायग्राम किस किस ने सीखा है 9th क्लास के अंदर? ये एक वेव है, तो वेव में ये जो अपर वाला है इसको बोलते हैं क्रस्ट, CREST क्रस्ट, और ये जो लोअर है ना, सबसे लोअर एंड, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट ट्रफ। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट। ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? लेमडा बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ये भी सेम है, इसको भी हम लेमडा बोल सकते हैं, दोनों लेमडा ही है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी, इसको हम बोलते हैं लेमडा। ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। वेवलेंथ समझ में, किस वेव होगी तो उसकी वेवलेंथ होगी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। वेवलेंथ की ही वेव होती है। अब पार्टिकल और वेव के अंदर क्या डिफरेंस है? जैसे अभी हमने बताया कि डी ब्रोगली का कंसेप्ट है, वो क्या बोलता है कि कोई भी दुनिया में सब्सटेंस है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसका मतलब इनकी डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर का मतलब होती है डबल नेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचर कैसी होगी? डबल नेचर का होगा। वो कभी कभी वेव की तरह काम करेगा, कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो ये दोनों टाइप की नेचर शो कर सकता है। ये डी ब्रोगली का कंसेप्ट है, ये डी ब्रोगली ने बताया था। तो पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस है, एक टेबल में दे रखा है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वेल डिफाइंड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं 3D के अंदर। 3D स्ट्रक्चर्स के अंदर वेल डिफाइंड पोजिशन को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो मतलब पार्टिकल क्या होते हैं? लोकलाइज होते हैं स्पेस के अंदर। जैसे ग्रेन ऑफ सैंड है, क्रिकेट की बॉल है, अगर किसी भी स्पेस में रख देंगे ना, किसी भी जगह पे रख देंगे, तो वो क्या करेंगे? स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ये अब जो वेव है ना, ये वेव स्प्रेड हो जाती है स्पेस के अंदर। ये कोई भी स्पेस वगैरह डेफिनेट स्पेस ये ऑक्यूपाई नहीं करती। ऑन थ्रोइंग a stone in a pond of water, the waves start moving out from the concentric circle. Similarly, the sound of the speaker reaches everybody in the audience. That is also called delocalized in the space. मतलब वो स्पेस के अंदर delocalize हो जाती है, वो बढ़ जाती है। वो स्पेस के अंदर क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। जैसे जब साउंड वेव प्रोड्यूस होती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाती, वो सारे डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाती है? स्प्रेड आउट हो जाती है। लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो स्पेस के अंदर अपनी पोजीशन को क्या करते हैं? अपनी जगह को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं, अपनी जगह को घेरते हैं वो। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्टिकल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल, द सेम स्पेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय साइमल्टेनियसली बाय द अदर पार्टिकल। जैसे एक ये कंटेनर है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जैसे ये स्पेस इस पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये सेम स्पेस ये वाला पार्टिकल ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। अगर अब इसको रखना है ना, तो उसके पास वाली जगह पे ही रखना पड़ेगा। सेम जगह के ऊपर हम इसको नहीं रख पाएंगे, क्योंकि सेम जगह पे तो इस पार्टिकल ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। लेकिन वेव के कंडीशन में ये ऐसा नहीं होता। वेव में क्या होता है? एक जो वेव है ना, उसके ऊपर दूसरी वेव, उसके ऊपर तीसरी वेव, उसके ऊपर चौथी वेव, उसके ऊपर पांचवी वेव, ऐसे वो क्या कर सकती है? वो इंटरफेरेंस कर सकती है। मतलब एक वेव के ऊपर दूसरी वेव, उसके ऊपर तीसरी वेव, उसके ऊपर चौथी वेव, a number of waves can be placed at a same space. Number of waves can be placed in a same space में, same region में a number of waves को हम रख सकते हैं। ये लिखा हुआ देखो, 2 or more waves can coexist in the same region or space. नेक्स्ट है देखो, number of particles are present in a given region or space, the total value is equal to their sum. तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसा अभी हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मीटर वेव में क्या डिफरेंस है। तो दो टाइप की वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मीटर वेव। आप लोगों ने ये 9th क्लास में भी सीखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? लाइट वेव।
जो लाइट वेव्स है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, मतलब इसके ऊपर वैक्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हवा का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइट वेव जिसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी होती है मैटर वेव जिसके ऊपर सब चीज़ों का फर्क पड़ता है, जैसे साउंड वेव है। इसको इसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा हमने 9th क्लास में पढ़ा है। ये जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम होगा तो भी ये ट्रेवल करेगी, मीडियम नहीं होगा तो भी ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो 3-4 डिफरेंस इसमें दे रखे हैं, इम्पोर्टेंट आप इसको देख सकते हैं। वो सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, वो सिंपल आप लोगों को आराम समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इससे एसोसिएटेड होती है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। तो जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट होती है उसके क्या होती है, वो परपेंडिकुलर रहती है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अब मैटर वेव्स जो होती है वो नॉट एसोसिएट विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट है। जो फीचर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के होंगे वो मैटर वेव वो फीचर्स शो नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मेटल मीडियम, अभी हमने पढ़ लिया था, और इनको मेटल मीडियम चाहिए। द ट्रेवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट की स्पीड पता है आप सभी लोगों को 10 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कम स्पीड से मूव करती है, जैसे साउंड वेव है जिसकी स्पीड 342 मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड कम है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। दे लीव द सोर्स, दे आर इमिटेड बाय द सोर्स, जिस सोर्स से वो इमिट होती है उस सोर्स को वो क्या करती थी, छोड़ देती है। और ये जो मैटर वेव्स है ना, जिस जिस सोर्स से वो इमिट होती है उस सोर्स को कभी छोड़ती नहीं है। उस सोर्स को अगर छोड़ देगी तो वेव का प्रोपोगेशन होना ही बंद हो जाएगा। फिर इसकी वेवलेंथ कैसे देते हैं और इसकी वेवलेंथ क्या देते हैं, इसका ये फॉर्मूला लिखे हैं। अब ये जो हमने डी ब्रोगली का ये सारा कंसेप्ट पढ़ा है ना, ये पूरा हमने डी ब्रोगली का कंसेप्ट पढ़ लिया है। तो डी ब्रोगली क्या कहते हैं कि कोई भी दुनिया में मेटेरियल पार्टिकल हो, चाहे वो बॉल हो, चाहे कार हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। ये इनकी ये डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर का मतलब है ये जब प्रोपोगेट होंगे ना तो ये पार्टिकल की तरफ भी बिहेव करेंगे और ये वेव की तरफ भी बिहेव करेंगे। ये प्रिंसिपल दिया था डी ब्रोगली ने। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर नाउ। अब ये कंसेप्ट किसको समझ में नहीं आया है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस सर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द डी ब्रोगली कंसेप्ट। इसको समझ में नहीं आया वो लिखेंगे। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक। फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव कर लिया था। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेमडा इक्वल टू H/mb या mc। तो c की जगह तो हमने v लिखा था, तो H/mv कर दिया था हमने। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। और क्या लिखा था हमने, लेमडा इक्वल टू H/p। ये फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे डी ब्रोगली इक्वेशन से। ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम आराम से सोल्व कर पाएंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रोगली इक्वेशन के, जो अभी डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा है ना उसके कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस भी होंगे, कुछ उसके फायदे भी होंगे। फायदे इनके क्या है कि डी ब्रोगली ने जैसे बोला है कि कोई भी मेटेरियल पार्टिकल हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो दो तरह से बिहेव करेगा। वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल की तरह देखते हैं कि क्या वो वेव की तरह या। अब सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि जो डी ब्रोगली जो इक्वेशन है या ये डी ब्रोगली जो कंसेप्ट है ना वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो सिर्फ एंड सिर्फ माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के ऊपर ही कारगर है। ये इसी के ऊपर एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के ऊपर ही एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये पॉइंट भी आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा अभी तक।
Yes. So now we are going to discuss one numerical question based on de Broglie concept. तो एक कंसेप्ट क्या देखो, एक कंसीडर ए बॉल ऑफ मास, एक क्रिकेट की बॉल है या कुछ भी कोई भी बॉल है जिसका मास दे रखा है 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम का मतलब 100 ग्राम की है ये। मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। फाइंड from the de Broglie equations the wavelength of the associated is h upon mv। ये इसको हम इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे, जो कि कितनी आती है 10⁻34 मीटर आती है। अब इतनी कम वेव आई, देखो ये क्रिकेट की बॉल है जो इस स्पीड में मूव कर रही है। अगर इसका हम क्या निकालें, इसकी अगर हम वेवलेंथ निकालें तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने सीख के आए हैं, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये सीखा है ना हमने। तो अब देखो h की वैल्यू लगा देते हैं। h की वैल्यू होती है, h प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, -34 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई m। m यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मास दे रखा है 0.1 किलोग्राम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.1 किलोग्राम, यहाँ पे 0.1 किलोग्राम लिख दिया, इंटू, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, तो यहाँ पे हमने 60 रख दिया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वेवलेंथ कितनी आती है, वेवलेंथ आती है लेमडा इक्वल टू 10⁻34 मीटर की, ये वेवलेंथ आती है। देखो ये वाली वेवलेंथ आएगी, ठीक है। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वेवलेंथ आएगी हमारे पास में, और ये वेवलेंथ इतनी कम है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इस इतनी कम वेवलेंथ है ये वाली 10⁻34 मीटर। ध्यान से सुनो आप, 10⁻34 मीटर बहुत ही छोटी यूनिट होती है, और इतनी छोटी यूनिट को हम मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्रिकेट की जो बॉल है ना, ये बॉल, इसको हमने क्या माना है, इसको हम पार्टिकल नहीं मान सकते, ठीक है। इसकी जो नेचर है ना वो पार्टिकल, इसकी जो नेचर है ना पार्टिकल की तरह तो होगी, लेकिन ये वेव की तरह बिहेव नहीं करेगी। ये किसकी तरह बिहेव नहीं करेगी, ये वेव की तरह बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि वेव होगी तो उसका वेवलेंथ होगा, और उसकी वेवलेंथ होगी तो वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको हम ऑब्जर्व कर पाए। मतलब जब क्रिकेट की बॉल को हम मूव करवाते हैं या क्रिकेट की बॉल को थ्रो करते हैं तो वो कभी भी हमें वेव की तरह नजर नहीं आएगी, उसकी कभी भी वेवलेंथ को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने क्रिकेट की बॉल नहीं ली, उसकी जगह हमने क्या ले लिया, एक पार्टिकल ले लिया है, और पार्टिकल हमने लिया सपोज यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एक पार्टिकल में हमने ले लिया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसका मास होता है देखो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये इसका मास होता है, ठीक है। अब अगर इसका मैं कैलकुलेशन करता हूँ, लेमडा इसके लिए फाइंड करता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो h अपॉन एम बी से करूंगा मैं फॉर्मूला। तो h की वैल्यू ये लगा दी मैंने, v की m की वैल्यू ये देखो, इसका मास की वैल्यू दे रखी है 9.1 इंटू 10⁻31 है ना, तो इसको मैं क्या मान लूं, 9.1 को 10 मान लिया, इंटू 10⁻31 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो फॉर इजीनेस वी राइट हियर 10⁻30 किलोग्राम। ये क्या है 10⁻30 किलोग्राम, इट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का मास हमने इस टाइप से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और इसकी जो वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी जो ऊपर वाली वेलोसिटी है वो सेम वेलोसिटी इसमें भी मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब किसके लिए अगर हम लेमडा निकालेंगे ना, किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम लेमडा निकालेंगे तो क्या आएगा 10⁵ आएगा लेमडा। अब 10⁵ एंगस्ट्रॉम मारा है तो ये वैल्यू बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू बड़ी वैल्यू, देखो इसके कंपैरिजन में तो ये वैल्यू बड़ी है ना। ये देखो ये तो 10⁻34 मीटर आया था, और इसमें वैल्यू आ रही है हमारी 10⁻5 मीटर। दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो इस वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। 10⁻34 वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई, इसलिए इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो क्रिकेट की बॉल होगी ना, वो किसकी तरह बिहेव करेगी, वो वेव की तरह बिहेव नहीं करेगी, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स ये पार्टिकल की तरह और वेव की तरह दोनों तरफ से बिहेव करेंगे। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। जैसे हम किसी भी
सब्सटेंस की नेचर को कंसीडर कर पता कर सकते हैं। अब कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल विच हैव डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 0.1 नैनोमीटर। अब 0.1 नैनोमीटर रहता, इसका मतलब हो गया 1 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब एक इसके लिए हमें मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम हमें फाइंड करना है, तो मोमेंटम फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेमडा इक्वल टू h/p। पी यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम होता है। देखो लेमडा दे रखा है क्या, ये लेमडा दे रखा है, देखो ये 0.1, ये 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो h की वैल्यू भी दे रखी है हमें, तो इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू दे रखी है, देखो 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मैं लिखूंगा 1 × 10⁻⁹ मीटर, ये लिखूंगा। तो मैं इसको करके बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ अच्छे से। हाँ, तो हमें फाइंड करना था, ध्यान से देखो बच्चों, हमें फाइंड करना है लेमडा h/p। हमें क्या फाइंड करना था उसमें, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें लेमडा की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, और उसका लेमडा इसमें दे रखा था, और उसका हमें क्या फाइंड करना था, मोमेंटम फाइंड करना था। तो मोमेंटम फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, p = h/λ। ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ये इसको यहाँ रखूंगा तो इसको यहाँ रख सकते हैं। h की वैल्यू हमें पता है 6.626 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमें दे रखी है। लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ये दे रखी है। तो वैल्यू लगाओ और इक्वेशन को सोल्व करो। 6.626 10⁻34 डिवाइडेड बाई 10⁻⁹, इसको सोल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 6.626 इंटू 10⁻, देखो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 10⁻⁴ 34, और प्लस क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे 10⁻25, ये आ जाएगा मोमेंटम। ये मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास में, ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, टोटल क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, तो ये आप लोगों को करना है सारे क्वेश्चन। हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो बोर का जो लिमिटेशन थी ना, लिमिटेशन को पूरा करने के लिए दो कंसेप्ट दिए गए। सबसे पहला तो दिया था डी ब्रोगली कंसेप्ट, और दूसरा आया था कंसेप्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इन्होंने बताया कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी डुअल नेचर होती है, जिसकी क्या होती है, डुअल नेचर होती है, उसकी एक ही साथ में उसकी पोजीशन एंड उसका मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली एट ए सेम टाइम डिटर्मिनेशन करना इम्पॉसिबल काम है। किसी भी पार्टिकल की साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी फाइंड, मतलब ये इम्पॉसिबल काम है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग it is impossible to measure simultaneously the पोजीशन का मतलब होता है डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन पोजीशन का मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स है, एंड द मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये स्मॉल पार्टिकल्स है। विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में किसी भी स्मॉल पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को हम पता नहीं कर सकते हैं, ये बताया था हाइजेनबर्ग ने। ये भी डी ब्रोगली के साथ में थे साइंटिस्ट जिन्होंने मोर के मॉडल को रेक्टिफाई किया था अपना प्रिंसिपल देके। तो इन्होंने बताया था कि इफ वी अटेम्प्ट टू मेजर एनी वन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज विद हायर एक्यूरेसी, अगर दोनों में से जैसे हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है और इसका मोमेंटम फाइंड करना है,
तो दोनों में से दोनों को एक साथ में सही एक्यूरेटली हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन को फाइंड कर लेंगे तो मोमेंटम में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, इसमें एरर आ जाएगी। और अगर हम मोमेंटम को हम सही ढंग से मेजर कर लेते हैं तो पोजीशन के अंदर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। मतलब दोनों को एक ही साथ में कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे, एक साथ में कभी भी इन दोनों को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ये है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यस, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, किसी भी सब्सटेंस का एक साथ में पोजीशन और मोमेंटम करना क्या है, इम्पॉसिबल काम है। अगर हम पोजीशन को सही से रेक्टिफाई कर लेते हैं, सही से हम बता देते हैं, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मोमेंटम हम सही ढंग से फाइंड नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं, उसकी पोजीशन में क्या होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ रही जाएगी। अब इन्होंने बताया कि जो पोजीशन है ना, पोजीशन के अंदर जितनी भी एरर आती है ना, चेंज इन पोजीशन, उसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से। ये है प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, उसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से, ठीक है। और जो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी आती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा पी से, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है